तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, ये दिसंबर 2025 का जो पेपर है MHD 19 का, उसमें से जो पहला क्वेश्चन आया था, जो सप्रसंग व्याख्या करने को था, वो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर जो पंक्ति दी गई थी कविता की, वो पंक्ति है ये वाली कि यदि यह विधान लागू हो जाता कि तुम अस्पृश्य हो, तुम्हारी छाया भी अमंगल है हमारे शरीर, वायुमंडल और धरा के लिए, इसलिए तुम्हें गले में लटका के हांडी और कमर में बांधकर झाड़ू सड़कों पर चलने की राजाज्ञा हो। तुम्हारा वर्जित हो मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक कुओं तालाबों से लेना पानी, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। तो देखिए, ये जो पंक्तियां दी गई है, ये मतलब जो आप लोगों के अंदर पाठ्य पुस्तक के अंदर जो कविता है, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, उसी से ली गई है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे, जिनमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक MHD 19 हिंदी दलित साहित्य का विकास में संकलित दलित चिंतक एवं साहित्यकार कंबल कंबल भारती की कविता है। ठीक है, कमल भारती की कविता है, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, उसी से ली गई है। और इस कविता में कवि ने वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी सामाजिक ढांचे की अमानवीयता को उजागर करते हुए प्रश्नात्मक शैली में सवर्ण समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मतलब यहाँ पर समाज में जो ब्राह्मण लोग होते हैं, उनकी जो सामाजिक ढांचा होता है, और वे जो अपने से निचले स्तर पर रह रहे लोगों को, जिनके साथ अमानवीयता का व्यवहार करते हैं, उसी का इन्होंने यहाँ पर लेखा जोखा वर्णन किया है। ठीक है, तो प्रसंग में यह है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि एक काल्पनिक स्थिति प्रस्तुत करता है। ठीक है, प्रस्तुत जो पंक्ति है उसमें एक काल्पनिक स्थिति सामने नजर आती है कि जिसमें सवर्ण समाज को दलितों की स्थिति में रखकर उनसे प्रश्न करता है। अच्छा, यहाँ पर कवि जो है वो सवर्ण समाज को, काल्पनिक है, बिल्कुल सोच रहा है कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, मतलब कैसा हो जाता, जिसमें जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको दलितों की स्थिति में रखकर उनसे प्रश्न करता है कि यदि उनके साथ वही व्यवहार होता जो दलितों से सदियों से दलितों के साथ होता आया है, तो उनकी निष्ठा, मतलब धर्म, व्यवस्था और परंपरा के प्रति जो आस्था है, वो कैसी होती। मतलब जिस तरह से समाज के जो बड़े लोग हैं, वे जिस तरह से दलितों की उपेक्षा करते हैं, अगर वही कार्य उनके साथ किया जाए, दलितों की जगह पर रखकर अगर दलित लोग उनके साथ वही कार्य करें, तब उनकी निष्ठा क्या होगी, उन्हें कैसा लगेगा। इसी प्रकार कवि जो है अन्यायपूर्ण व्यवस्था के प्रति अंधभक्ति पर सवाल उठाता है। मतलब जो जहाँ पे अन्याय होता है, वहां पे अन्याय को अन्याय कहना उचित है। ठीक है, अन्याय को सही कहना ये अंधभक्ति है। तो व्याख्या में हम लोग कुछ इस प्रकार देखेंगे। कवि कहता है, यदि विधान लागू हो जाता कि तुम अस्पृश्य हो, ठीक है, मतलब तुम भी, अगर ऐसा कोई नियम बन जाए जहाँ पे तुम अस्पृश्य हो, मतलब तुम छोटे जाति के हो, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। ठीक है, अगर कोई छू लेगा तो वो अछूत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बड़े लोगों के लिए कहा गया है, समाज में बड़े लोग हैं, अगर ऐसा कुछ नियम बन जाए कि बड़े लोग अस्पृश्य हो जाए और उनको छूना मुश्किल हो जाए, कोई छू लेगा तो उसको ना जाकर नहाना पड़ेगा, जैसे दलितों के साथ करते हैं वे लोग। ठीक है, तो यहाँ वो सवर्णों को संबोधित करते हुए एक उल्टी स्थिति की कल्पना करता है। जिस अस्पृश्यता को उन्होंने दलितों पर थोपा, यदि वही उनके ऊपर लागू हो जाए तो उनकी मानसिकता कैसी होगी, वही पूछ रहे हैं कवि। आगे बोल रहे हैं कि तुम्हारी छाया भी अमंगल है हमारे शरीर, वायुमंडल और धरा के लिए। तो इसमें कवि उस अमानवीय सोच को उजागर करता है, जहां पर जिसमें दलितों को इतना हीन माना गया है कि उनकी छाया तक को अपवित्र समझा गया है। ठीक है, मतलब हमारे समाज में दलितों को भी, दलितों की जो छाया है उनको भी क्या माना गया है, अपवित्र माना गया है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे कल्पना कीजिए कि बिल्कुल पूरा उल्टा हो जाए और सवर्ण समाज के जो लोग हैं उनकी अगर छायाओं से दिक्कतें होने लगे, तब उनकी निष्ठा क्या होगी, वही पूछा गया है। ठीक है, तो यह केवल सामाजिक भेदभाव नहीं है, बल्कि मनुष्य की गरिमा का पूर्ण अपमान है। मतलब जिस तरह से दलितों को तो मतलब निचले दर्जे का माना ही है, अछूत माना ही है, अपवित्र माना ही है, लेकिन उनकी छाया को भी अपवित्र मान रहे हैं, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार के मनुष्य की गरिमा के साथ खिलवाड़ है, या फिर अपमान है मनुष्य की गरिमा का। ठीक है,
इसके बाद कवि कहता है कि इसलिए तुम्हें गले में लटका के हांडी, ठीक है, कवि कहता है कि इसलिए तुम्हें गले में लटका के हांडी और कमर में बांध कर झाड़ू, ठीक है, सड़कों पर चलने की राजाज्ञा हो। तो यहाँ ये जो कविता की जो पंक्तियां हैं, यहाँ वह उन ऐतिहासिक प्रथाओं की ओर संकेत करता है जहां दलितों को गले में हांडी लटकाने और पीछे झाड़ू बांधने के लिए मजबूर किया जाता था, ताकि वे सवर्णों को अपवित्र न कर सके। यह स्थिति मनुष्य को इंसान नहीं बल्कि वस्तु से भी निम्न स्तर पर ले जाती है। एक बार सोच के देखिए, एक ऐसा भी समय था भारत में जब लोगों के साथ, मतलब सभी लोग नहीं, दलित लोगों के साथ क्या किया जाता था, उनके गले में हांडी बांध दिया जाता था और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, ताकि सारे लोग देखकर समझ जाएं कि ये जो आगे से आ रहा है जिसके गले में हांडी है और पीछे जो झाड़ू बंधा है, ये एक दलित है, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्थिति का, मतलब ऐसी स्थिति बनता है उस समय समाज में, क्या स्थिति बनी होगी एक बार सोच के देखिए उस आदमी के ऊपर। तो मतलब उस समय इंसान को इंसान नहीं बल्कि वस्तु समझा जाता था, एक वस्तु की तरह उसको व्यवहार में लाया गया, ठीक है, मतलब उसको हमेशा नीचा ही दिखाया गया, कभी भी उसको अच्छे शब्द नहीं सुनने को मिले। अगली पंक्ति है, आगे तुम्हारा वर्जित हो मंदिरों में प्रवेश, ठीक है, सार्वजनिक कुओं तालाबों से लेना पानी, मतलब जिस तरह से दलितों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए मना किया जाता था, तालाबों पर कुओं पर पानी लेने के लिए मना किया जाता था, ठीक है। तो कभी उन सामाजिक प्रतिबंधों को सामने लाता है जिनके कारण दलितों को धर्मस्थलों और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पानी से भी वंचित रखा गया। यह दर्शाता है कि भेदभाव केवल सार्वजनिक नहीं बल्कि धार्मिक और आर्थिक स्तर पर भी गहराई से फैला हुआ था। मतलब जिस तरह से कभी बता रहा है, तो यहाँ पे उल्टी बातें भी बोल रहा है कि अगर वही सारा कार्य अगर ब्राह्मणों के साथ किया जाए या फिर सवर्ण समाज के जो बाकी लोग हैं उनके साथ किया जाए तो उनको कैसा लगेगा। उनको अगर किसी कुआं पर या फिर तालाब पर ना जाने दिया जाए, पानी लेने के लिए भी अगर तरसना पड़े, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था ठाकुर के कुआं जो कहानी है उसमें, ठीक है ना। तो आगे इसमें है कि जो ये मंदिर में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया जाता है, सार्वजनिक जो कुएं तालाब होते हैं वहां से पानी लेना मुश्किल हो जाता है, तो ये सब क्या दिखाता है, ये सब हमें सामाजिक ही नहीं बल्कि धार्मिक और आर्थिक स्तर पर भी भेदभाव दिखाता है, ठीक है। अंत में कवि और एक प्रश्न करता है कि तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। यही इस पूरे अंश का केंद्र है कि कवि सवर्ण समाज से पूछता है कि यदि वह स्वयं इस अमानवीय व्यवहार का शिकार होते, जो आदमी ये शिकार मतलब जो ये व्यवहार कर रहे हैं, अगर वही आदमी इस व्यवहार का शिकार होता तो क्या वे उसी धर्म परंपरा और व्यवस्था के प्रति निष्ठावान रहते। यह प्रश्न उनके अंधविश्वास, अहंकार और अन्यायपूर्ण व्यवस्था के समर्थन पर सीधा प्रहार है। तो कवि इस प्रश्न के माध्यम से ये बताना चाहता है कि जिस व्यवस्था को वे आदर्श मानते हैं वह वास्तव में अन्याय और शोषण पर आधारित है, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही देखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कमल भारती ने अत्यंत तीखे और प्रभावशाली ढंग से वर्ण व्यवस्था की क्रूरता और अमानवीयता को उजागर किया है। वे सवर्ण समाज को आत्मचिंतन के लिए बाध्य करते हैं। मतलब यहाँ पर जो कवित्री हैं उन्होंने कमल भारती जी जो हैं उन्होंने कहा है कि जो सवर्ण समाज है उसको एक बार सोचना चाहिए कि वो दलितों के साथ कैसा व्यवहार करता है, अगर वही उसके साथ किया जाए तो उसको कैसा लगेगा। तो इसके ऊपर आत्मचिंतन के लिए वो बाध्य करते हैं सवर्ण समाज को कि जिस व्यवस्था को वे धर्म और परंपरा के नाम पर स्वीकार करते हैं, यदि वही उनके ऊपर लागू हो जाए तो उनकी निष्ठा समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार कविता समानता, न्याय और मानवीय गरिमा की स्थापना का सशक्त संदेश देती है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल के साथ बने रहें और बाकी वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए जिनको भी इसकी ज़रूरत हो, ठीक है।